सो वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू इन मेड विथ विजय। जैसा कि आप लोगों ने टोटल लेक्चर नंबर 6 तक कवर कर रखा है, ये हमारा लेक्चर नंबर 7 होगा। और होप सो कि आप लोग टोटल लेक्चर यहाँ पे देख के ही आ रहे होंगे। टोटल मैंने ऑलरेडी टोटल 6 लेक्चर्स को कवर कर दिया है, वो सबको मैंने प्लेलिस्ट में सेव भी कर दिया है। आप लोग प्लीज़ पहले उसे जाके अच्छे से देखें, देन आफ्टर इस लेक्चर नंबर 7 में आए। जब आप सारे लेक्चर्स को नंबर वाइज अगर आप देखेंगे तो मेरी ये गारंटी होगी आपसे कि आपकी इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज प्रॉपर तरीके से हो जाएगी, वो भी एक अच्छे लेवल की। सो मैं यही कोशिश करूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको पहले देखें, सपोर्ट करें, आगे की ओर फॉरवर्ड करें, ताकि ये लेक्चर्स आपके साथ साथ दूसरे कोई भी फ़ायदा उठा सके इसका। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर नंबर 7, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन ओब्स एंड गायनी दैट इज कॉल्ड अ मिडवाइफरी नर्सिंग। और इसमें हमारा जो टॉपिक होगा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड अ डबल इंडेड यूट्राइन क्यूरेट। लेक्चर नंबर हमारा जो 7 है, इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट, डबल इंडेड यूट्राइन क्यूरेट के बारे में। सो बिना देर किए हुए इस लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस लेक्चर्स पे आने के लिए पहले लेक्चर नंबर 6 तक आप लोग कवर करके आएँ, तब लेक्चर नंबर 7 में आएँ। सो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ हम लोग। चलिए, ये आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड अ डबल इंडेड यूट्राइन क्यूरेट। ठीक है, ये फिगर में आपको दिख रहा होगा डबल इंडेड। एक यहाँ पे आप देख सकते हो कप पोर्शन है, और एक नीचे में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 2 कप पोर्शन आपको दिख रहे हैं, लेकिन ये जो हमारा हैंडल है, हैंडल के पास सेरेशन है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट के पास ये जो बीच वाला है हैंडल, उसमें आपको सेरेशन दिखने के लिए मिल रहा होगा इस तरीके से। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ सेरेशन। आप देख सकते हैं ऊपर में रिंग लाइक लूप से, ऊपर वाला हमारा क्या है, ब्लंट क्यूरेट आज है, नीचे वाला शार्प क्यूरेट है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऊपर और नीचे जो रिंग लाइक्स लूप्स है, जो रिंग लाइक्स लूप है, एक तरफ ब्लंट वाला एरियाज होगा, मतलब कि वो थोड़ा कह सकते हो ना कि तेज वाला नहीं है, थोड़ा ब्लंट है। एक नीचे वाला जो लूप है रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स, दैट इज कॉल्ड अ शार्प लूप। देख सकते हो नीचे में शार्प क्यूरेट है, ऊपर में रिंग लाइक जो लूप्स है वो ब्लंट लूप है। यहाँ क्या लिखा है, 2 loops are present at ends, they could be sharp और blunt। देख सकते हो एक इधर शार्प है तो दूसरे साइड ब्लंट है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों तरफ शार्प हो, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों तरफ ब्लंट भी हो। क्लियर है ये बात? ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक तरफ शार्प हो दूसरी तरफ ब्लंट हो, ज़रूरी नहीं है। दोनों तरफ ब्लंट भी हो सकते हैं, दोनों तरफ शार्प भी हो सकते हैं, और एक तरफ शार्प और एक तरफ ब्लंट भी हो सकते हैं। तो ये जो आपकी स्क्रीन पे इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, ये इंस्ट्रूमेंट कुछ और नहीं, ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है डबल इंडेड यूट्राइन क्यूरेट। एक मिनट, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो यहां पे देखो क्या लिखा है, बोथ में भी शार्प और बोथ में भी ब्लंट क्यूरेट, और वन में भी शार्प और अदर विल बी ब्लंट। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हमेशा एक तरफ शार्प रहे और दूसरी तरफ ब्लंट रहे। दोनों तरफ शार्प हो भी सकते हैं एंड दोनों तरफ ब्लंट भी हो सकते हैं। आई होप सो क्लियर हुआ होगा यहाँ तक आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए, ये तो है आपका डबल इंडेड यूट्राइन क्यूरेट, दोनों तरफ है। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि सिंगल इंडेड यूट्राइन क्यूरेट में देख सकते हो एक तरफ ही क्या है हमारा, रिंग लाइक लूप। रिंग लाइक लूप है हमारे पास। ठीक है, ये हमारा क्या है, हैंडल है। और आप देख सकते हो यहाँ पे सेरेशन नहीं है, यहाँ पे सेरेशन दिखने को नहीं मिलेगा। तो डबल इंडेड यूट्राइन क्यूरेट और सिंगल इंडेड यूट्राइन क्यूरेट इस तरीके से दिखता है, आप देख सकते हैं। इसका काम क्या होता है, तो क्यूरेटाज करने के लिए, मतलब कि मैंने आपको बार बार बताया था, सिंपल सा क्या लिखा है, यूट्राइन क्यूरेटाज, मतलब यूट्रस में ये जाके यूट्रस के टिश्यू को स्क्रैच करके बाहर की ओर निकालेंगे, ताकि हम उसके सेल्स और टिश्यू को एग्जामिनेशन कर पाएंगे
सर्च कर पाएंगे क्या वो कैंसरस वाले सेल हैं या प्री कैंसरस वाले सेल हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, साइड हो जाते हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने क्या किया है, पहले उससे पहले इसको डिटेल में समझेंगे, लेकिन इससे पहले एक और बात समझोगे। आपने पढ़ा था ना कि एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर, एक मिनट, एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर, स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया था कि एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर किसके लिए यूज़ करते हैं, एंटीरियर वॉल ऑफ वेजाइना को ऊपर की तरफ लिफ्ट करने के लिए। और यहाँ पे है डबल इंडेड यूट्राइन क्यूरेटर, ये दोनों के बीच डिफरेंस देख रहे हैं एक साथ, क्लियर है, समझिए। पहला है पर्पज, एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर का पर्पस क्या था, होल्ड एंड रिट्रैक्ट द एंटीरियर वेजाइनल वॉल। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 में बता रखा है इसके बारे में। ये कहाँ पे है, ये क्या है इसका काम, स्क्रैप द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, यानी कि इंडोमेट्रियम, यानी यूट्रस के इंडोमेट्रियम लाइनिंग को स्क्रैच करके टिश्यू को बाहर निकालेंगे चेक करने के लिए। तो ये हमारा डबल इंडेड यूट्राइन क्यूरेट का काम है, और ये हमारा एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर का काम है। दूसरा, अगर मैं डिज़ाइन की बात करता हूँ तो इसमें हैंडल विथ अ फ्लैट और स्लाइटली कर्व्ड ब्लेड होते हैं। अगर आपको इसका याद होगा तो इसका स्ट्रक्चर और डबल इंडेड यूट्राइन क्यूरेट का देखोगे तो बिल्कुल स्ट्रक्चर देखने के लिए सेम मिलेगा, लेकिन क्या कह रहा है यहाँ पे कि हैंडल विथ अ फ्लैट और स्लाइटली कर्व्ड ब्लेड दिखने के लिए मिलेंगे। आप लेक्चर नंबर 1 में जाओगे, लेक्चर नंबर 1 का प्लेलिस्ट जब खोलोगे तो उसमें आप देखोगे कि एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर किस तरीके से है वो आपको दिखेगा। इसमें क्या है, 2 एंड्स विथ डिफरेंट साइज शेप्स और क्यूरेट। एक याद करो, एक ब्लंट पोर्शन था और एक शार्प पोर्शन था, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो 2 अलग अलग शेप एंड साइज के हैं। ओके, नेक्स्ट है इसका यूजेस। तो इसका यूजेस क्या था, पेल्विक एग्जामिनेशंस के लिए, सर्वाइकल बायोप्सी के लिए और आईयूडी इंसर्शन करने के लिए यूज़ करते हैं। इसका काम क्या है, डबल इंडेड यूट्राइन क्यूरेट का डायलेशन एंड क्यूरेटाज करने के लिए, यानी डीसी, डायग्नोसिंग यूट्राइन कंडीशंस को डायग्नोसिस करने के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट है प्रोसीजर इन्वॉल्व्स प्रोवाइड्स विजिबिलिटी एंड एसेसेस टू सर्विक्स एंड वेजाइनल इंटीरियरली। क्या करता है, ये विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे ही हम एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर से एंटीरियर वॉल ऑफ वेजाइना को ऊपर की तरफ करेंगे तो हम सर्विक्स को विजुअलाइज कर पाएंगे, वेजाइनल पाथ को विजुअलाइज कर पाएंगे। लेकिन इसमें क्या है कि रिमूव टिश्यू फ्रॉम द यूट्राइन लाइनिंग, यूट्राइन लाइनिंग से हम स्क्रैच करके टिश्यू को रिमूव आउट करेंगे। नेक्स्ट, कॉमन एप्लीकेशंस क्या है इसका, गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन एंड सर्जरी के लिए यूज़ करते हैं। इसका काम क्या है, डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक यूट्राइन प्रोसीजर के लिए। नेक्स्ट, विजिबिलिटी इन्हेंसमेंट, क्या इससे विजिबिलिटी हो सकता है, यस, इससे विजिबिलिटी नहीं। टिश्यू रिमूव, इससे नहीं होते हैं और इससे टिश्यू रिमूव्ड हो सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस है एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर के बीच और डबल इंडेड यूट्राइन क्यूरेट के बारे में। जब इसका फिगर देखोगे ना दोनों सामने साथ रख के तो लगेगा कि दोनों इंस्ट्रूमेंट देखने में सेम लग रहे हैं, बट नहीं, कुछ डिसिमिलरिटीज थे जो मैंने एक साथ रख के कवर अप किया। मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डिफरेंसेस है दोनों के बीच, डिजाइन एस्पेक्ट की बात करते हैं। तो क्या है, एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर जो है, एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर, ये क्या हमारा डबल इंडेड, ओके, डिजाइन एस्पेक्ट वही बात है। शेप की देखो क्या है, फ्लैट और स्लाइटली कर्व्ड ब्लेड होते हैं। यहां पे ब्लेड कैसा है, स्पून शेप्ड एंड्स, वन लार्जर एंड द वन इज स्मॉलर। फिगर देखो, ये वाला एंड देख रहे हो, ये वाला लार्जर दिख रहा है आपको, ये एंड जो है ना बड़ा साइड दिख रहा है, लार्जर एंड्स, और ये जो दूसरे साइड है, देखो साइड हो जाता हूं, ये स्मॉलर दिख रहा है। ठीक है, ये कह रहा था। तो वही क्या लिखा है, स्पून शेप एंड्स, वन लार्जर एंड एंड वन इज स्मॉलर। नेक्स्ट, इसका हैंडल के बारे में देखते हैं हम लोग, क्या ही बोल रहा है, टिपिकली फीचर्स अ लॉन्ग हैंडल फॉर इजी मैनिपुलेशन। इसके हैंडल क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। सेंट्रल हैंडल विथ क्यूरेट ऑन बोथ एंड्स,
बीच में हैंडल्स होंगे और दोनों तरफ क्यूरेट एंड होंगे, रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, एक बड़े रिंग होंगे, एक छोटे रिंग होंगे, एक ब्लंट पोर्शन होगा और एक शार्प एंड्स होंगे। नेक्स्ट ब्लेड्स के बारे में देखो क्या लिखा है, सिंगल ब्लेड होगा फॉर रिट्रैक्शन। इसके पास क्या है, 2 क्यूरेट्स विथ डिफरेंट साइजेस और शेप, अलग अलग साइज के थे, एक बड़े थे और एक छोटे थे। मटेरियल की बात करते हैं तो यूजुअली मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील के बनते हैं और प्लास्टिक के भी बनते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ स्टेनलेस स्टील के ही बनते हैं। किसकी बात कर रहा हूँ, डबल इंडेड यूट्राइन क्यूरेटेज के बारे में। लेंथ की बात करता हूँ तो ये क्या होते हैं, लॉन्गर टू रिच एंड रिट्रैक्ट वेजाइनल वॉल, ये थोड़े से लंबे होते हैं। वेरीज जनरली शॉर्टर एंड डिजाइन फॉर यूट्राइन कैविटी, ठीक है, ये यूट्राइन कैविटी के लिए डिजाइन किया जाता है, तो जनरली इसके रिस्पेक्ट में ये थोड़े छोटे होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं एज डिजाइन की, तो एज इसके कैसे होते हैं, स्मूथ एज टू अवॉइड टिश्यू डैमेज, ताकि टिश्यू डैमेज ना हो, ठीक है, इसलिए इसका एज कैसा होता है, स्मूथ एज। लेकिन इसमें देखो क्या है, एज डिजाइन फॉर स्क्रैपिंग, खुरचने के लिए ही एजिंग बनाया ही गया है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टरलाइजेशन के लिए, कैन बी स्टरलाइज्ड फॉर रिपीटेड यूज, मल्टीपल टाइम के लिए यूज करोगे तो स्टरलाइजेशन करेगा। कैन बी स्टरलाइज्ड फॉर रिपीटेड यूज, ये सेम पॉइंट है। स्पेशल फीचर्स देख लो क्या है, मे हैव टू लॉकिंग मैकेनिज्म टू होल्ड रिट्रैक्शन, डिफरेंट साइजेस एंड्स फॉर, सिंपल सी बात है, आप दोनों को एक बार रिवीजन कर लेना, एक बार दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लेना और दोनों को फिगर सामने रख के देख लेना। देखता हूं मैं कि मैंने फिगर को एक साथ रखा है कि नहीं रखा है, ठीक है। मैंने फिगर को एक साथ नहीं रखा है, कोई नहीं, मैं नेक्स्ट स्लाइड में कोशिश करूंगा। ये लेक्चर नंबर 7 है हमारा, लेक्चर नंबर 8 होगा तो मैं क्या करूंगा, फिगर को डिफ्रेंशिएट करने के लिए दोनों को एक साथ रख दूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे यूजेस देखो क्या है, मैंने क्या बताया था, एक ब्लंट इंड होगा, एक है हमारा क्या है, ब्लंट क्यूरेट, यूज इन सॉफ्ट यूट्रस, सॉफ्ट यूट्रस के लिए ब्लंट क्यूरेट यूज करेंगे, ठीक है। एक है हमारा सॉफ्ट क्यूरेट, ठीक है। तो यहाँ पहले देखते हैं, इट इज यूज इन ऑब्स्टेट्रिक्स, दैट इज इन प्रेग्नेंट यूट्रस फॉर एमटीपी, इन मिस्ड एबॉर्शन, इन कंप्लीट एबॉर्शन, इन सेकेंडरी पीपीएच फॉर रिटेन्ड प्रोडक्ट्स, एक्सेप्ट क्या है, इन मोलर प्रेगनेंसी में आफ्टर इवैक्यूएशन यूज अ सॉफ्ट क्यूरेट। देखिए क्या कह रहा है, समझिए, मैंने आपको बताया डबल इंडेड यूट्राइन क्यूरेट के बारे में। डबल इंडेड यूट्राइन क्यूरेट में 2 रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स थे, एक ब्लंट इंड थे, एक शार्प इंड थे। तो ब्लंट इंड कब यूज करेंगे, जब प्रेग्नेंट लेडीज होगी। क्या लिखा है, इट इज यूज्ड इन ऑब्स्टेट्रिक्स, दैट इज इन प्रेग्नेंट यूट्रस, किसके लिए, एमटीपी के लिए, इन मिस्ड एबॉर्शन, जिसमें एबॉर्शन मिस्ड हो गए उसके लिए, इनकम्प्लीट एबॉर्शन के लिए, सेकेंडरी पीपीएच फॉर रिटेन प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। एक्सेप्ट मोलर प्रेगनेंसी में हम इसका यूज नहीं करते हैं, याद रखना है, मोलर प्रेगनेंसी के केस में हम ब्लंट क्यूरेट यूज नहीं करेंगे। आफ्टर इवैक्यूएशन, इवैक्यूएशन मैंने प्रोसीजर आपको लेक्चर नंबर 6 में बता रखा है कि जो भी यूट्रस के अंदर कंटेंट होगा सबको बाहर निकाल देंगे। आफ्टर इवैक्यूएशन यूज अ शार्प क्यूरेट, हमेशा याद रखिएगा, इवैक्यूएशन करने के बाद हम शार्प क्यूरेट को यूज करेंगे, शार्प वाला, जो बिल्कुल शार्प एज्ड इंड होंगे, जो स्क्रैच करने में आसानी होगी। तो यहाँ तक बात आपको क्लियर हुआ होगा कि ब्लंट क्यूरेट कहाँ में यूज करते हैं, सॉफ्ट यूट्रस में, दैट इज कॉल्ड अ प्रेग्नेंट यूट्रस फॉर एमटीपी के लिए यूज करते हैं, मेडिकल टर्मिनल प्रेगनेंसी के लिए, या फिर इन मिस्ड एबॉर्शन के लिए करते हैं हम लोग, ठीक है। और इनकम्प्लीट एबॉर्शन, तो भाई उसको पूरा तरीके से एबॉर्शन कराने के लिए सब यूज करेंगे। लेकिन सॉफ्ट क्यूरेटेज के लिए क्या लिखा है, फॉर एंडोमेट्रियल बायोप्सी के लिए। शार्प क्यूरेट किसके लिए करते हैं हम लोग यूज, एंडोमेट्रियल बायोप्सी के लिए, इन एंडोमेट्रियल टीबी, या फिर इनफर्टिलिटी के केस में, या फिर एटिपिकल यूट्राइन ब्लीडिंग में, या पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, फॉर डायग्नोसिस एंडोमेट्रियल कैंसर, ये सब के केस में हम शार्प क्यूरेट वाला एंड यूज करेंगे। आपने पढ़ा कि डबल इंडेड वाला यूट्राइन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, इंस्ट्रूमेंट के बारे में, देख सकते हो, डबल इंडेड यूट्राइन क्यूरेटेज के बारे में। तो शार्प कब यूज किया मैंने,
फॉर इंडोमेट्रियल बायोप्सी के लिए, क्योंकि सार्प यूज़ करेंगे तभी तो बायोप्सी कर पाएंगे ना। इन एंडोमेट्रियल टीबी, या तो इंडोमेट्रियम का टीबी है उसको चेक करने के लिए, या फिर इनफर्टिलिटी उसके कारण के लिए, एटिपिकल यूट्राइन ब्लीडिंग हो रहा है किसी कारणवश उसके लिए, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हो रहा है उस केस में, या फिर फॉर डायग्नोसिस इंडोमेट्रियल कैंसर, ये सब के केस में हम सार्प क्यूरेट यूज़ करेंगे। और ये सब के केस में फॉर एमटीपी के लिए, मिस्ड एबॉर्शन के लिए, इनकम्प्लीट एबॉर्शन मतलब एबॉर्शन हुआ है लेकिन पूरा बच्चा नहीं निकला बाहर, अंदर ही रह गया, तो हम क्या करेंगे उस वक्त ब्लंट इंड वाला को यूज़ करेंगे बाहर निकालने के लिए, ठीक है, जो एबॉर्शन कंटेंट रह गए हों। लेकिन याद रखना है क्या कि जो मोलर प्रेगनेंसी है इस केस में हम नहीं यूज़ करेंगे कौन सा इंड, ब्लंट क्यूरेट, इसमें हम किसका यूज़ करेंगे, सार्प के लिए सार्प क्यूरेट यूज़ करेंगे आफ्टर इवैक्यूएशन करने के बाद। तो आई थिंक सो यहाँ तक समझ में आएगा। मैं साइड हो जाता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारा 13 नंबर, एंड दैट इज इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर सक्शनिंग एंड इवैक्यूएशन। ठीक है, सक्शनिंग और इवैक्यूएशन के लिए कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा होगा कारमान कैनुला। कारमान कैनुला जो है वो प्लास्टिक के भी बनते हैं और वो मेटल्स के भी बनते हैं। याद रखिएगा, मैं अब वैसे इंस्ट्रूमेंट को डील करने जा रहा हूं, उस इंस्ट्रूमेंट को डील करने जा रहा हूं जो इवैक्यूएशन के लिए एज वेल एज सक्शनिंग के लिए यूज किया जाता है। इवैक्यूएशन और सक्शनिंग प्रोसीजर किस में यूज होगा? जिसमें इनकम्प्लीट एबॉर्शन है, जिसमें मिस्ड प्रेगनेंसी है, जिसमें एबनॉर्मल प्रेगनेंसीज है, जिसमें हम एबनॉर्मल टिश्यूज कंटेंट जो कि यूट्रस के अंदर रह गए हैं उसको बाहर निकालने के लिए यूज करते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है कि सक्शनिंग और इवैक्यूएशंस के लिए यूज करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है। तो सबसे पहला हमारा इंस्ट्रूमेंट कौन होगा? कारमन कैनुला। प्लास्टिक के भी बनते हैं और वो कैनुला के भी बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूज देखो, पहला पॉइंट, यूज फर्स्ट ट्राइमेस्टर एमटीपी बाय सक्शनिंग इवैक्यूएशन। फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहने का मतलब हुआ कि लेस देन 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, लेस देन 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो अगर मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर फीमेल के लिए जो कि 12 सप्ताह से कम हुआ है प्रेगनेंसी का उसका डेट, जेस्टेशनल एज जिसको बोलते हैं, तो उस केस में फॉर फर्स्ट ट्राइमेस्टर एमटीपीवाई किससे कराया जाता है? सक्शनिंग इवैक्यूएशन, 12 लेस देन 12 वीक। ठीक है। फॉर मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन अलोंग विथ एमवीए सिरिंज। एमवीए सिरिंज मैंने बता दिया आपको, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन सिरिंज जिसको बोलते हैं। ठीक है, यहां पे लिखा है मैंने मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन सिरिंज। तीसरा, इवैक्यूएशन ऑफ मोलर प्रेगनेंसी के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट, इन गाइनी फॉर इंडोमेट्रियल सैंपलिंग के लिए बेस्ट इन इंडोमेट्रियल बायोप्सी क्यूरेट में। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर मुझे इन गाइनी फॉर इंडोमेट्रियल सैंपलिंग, अगर मुझे इंडोमेट्रियल के सैंपलिंग के लिए मुझे अगर भेजना है तो क्या करेंगे? बेस्ट क्या होगा हमारे पास? इंडोमेट्रियम का बायोप्सी कर लेंगे। ठीक है, क्यूरेटास से। नेक्स्ट, साइज ऑफ द कैनुला कोरोस्पॉन्ड्स टू पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी और वन लेस। साइज ऑफ द कैनुला जो है, यानी कि कारमेन कैनुला जो है, उसका साइज वेरी करेगा, डिपेंड करेगा कि वो कितना वीक ऑफ प्रेगनेंसी है उसका फीमेल का, उसके हिसाब से हम साइज ऑफ कैनुला को देखेंगे। ठीक है। नंबर ऑन द कैनुला कोरोस्पॉन्ड्स टू द डायमीटर ऑफ द कैनुला। याद रखिएगा, जो नंबर दिया हुआ रहता है कैनुला का, वो एक्चुअली में उसका डायमीटर दे रखा होता है कि उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। तो फिर से मेरी बात समझ लीजिए, जो नंबर दिया हुआ होता है कारमन कैनुला पे, वो कॉरस्पॉन्ड टू द डायमीटर ऑफ द कैनुला। कैनुला का डायमीटर कितना होगा वो नंबर डिसाइड करती है। तो जो कारमन कैनुला पे आप जो नंबर देखते हो ना, वो नंबर बेसिकली ये बताता है कि उसकी डायमीटर कितनी है। समझ में आ रहा? तो मैं अभी तक इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर सक्शनिंग एंड इवैक्यूएशन में सबसे पहले मैंने देखा कारमन कैनुला, जो कि प्लास्टिक के बनते हैं और मेटल्स के बनते हैं। उसके यूज क्या है? तो फॉर फर्स्ट ट्राइमेस्टर
फॉर फर्स्ट ट्राइमेस्टर फीमेल के लिए, एमटीपी वाई सक्शनिंग इवैक्यूएशन करने के लिए, फॉर मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन करने के लिए, इवैक्यूएशन ऑफ अ मोलर प्रेगनेंसी करने के लिए यूज करते हैं, इन गायनी फॉर इंडोमेट्रियल सैंपलिंग के लिए यूज करते हैं। साइज ऑफ द कैनुला जो है ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। तो आई होप सो ये पॉइंट समझ में आया होगा। कार्बन कैनुला, अब मैं आपको फिगर दिखाने जा रहा हूं कि एक्चुअली में कार्बन कैनुला दिखता कैसा है। देखिए यहां पे ये फिगर आपको दिख रहा है, ये है कार्बन कैनुला, ठीक है। देखो यहां पे क्या है, ये बेस पार्ट है, क्या लिखा है, कलर कोड्स फॉर साइज आइडेंटिफिकेशन। अलग अलग कलर के कार्बन कैनुला आते हैं और उससे अलग अलग साइज हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो यहां पे कुछ डॉट्स होते हैं, यहां पे आपको डॉट्स दिख रहे हैं, ये डॉट्स mm में होते हैं। क्या लिख रहा है, डॉट मार्क्स एट 1 सेंटीमीटर इंटरवल टू इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द मेन अपैरेटस। यानी ये डॉट और ये डॉट के बीच जो डिस्टेंस होगा वो कितना सेंटीमीटर होगा, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस के आसपास होगा, 1 सेंटीमीटर। क्या लिखा, डॉट मार्क्ड एट 1 सेंटीमीटर इंटरवल, मतलब ये जो डॉट है ना वो 1 सेंटीमीटर के इंटरवल पे होगी। लेस ट्रोमेटिक होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है ये वाला। क्या, किसका ये बना हुआ है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है जो प्लास्टिक का बना हुआ होगा वो लेस ट्रोमेटिक होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। कार्बन कैनुला जो है वो स्टील के भी बन सकते हैं और प्लास्टिक के भी बन सकते हैं। प्लास्टिक वाला ये देख सकते हो, प्लास्टिक वाला में देखोगे तो एक तरफ ये वाला इंड और एक तरफ ये इंड, दो साइड से ट्रायंगुलर इंड दिखता है। तो क्या लिखा है, 2 ट्रायंगुलर ओपनिंग इन प्लास्टिक कैनुला अपोजिट साइड, एक इस साइड और एक इस साइड, देख सकते हो ट्रायंगुलर पोर दिखता है, ट्रायंगुलर छेद दिखता है। किस वाले में, कार्बन कैनुला प्लास्टिक वाले में, जो कि ट्रू ट्रायंगुलर ओपनिंग इन प्लास्टिक कैनुला अपोजिट साइड में होते हैं। ये लेस ट्रोमेटिक होते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है। ये जो स्टील वाले होते हैं वो स्टेनलेस स्टील के बनते हैं और ये ट्रोमेटिक होते हैं, चोट लग सकती है इससे, ठीक है। ये इसका क्या है, ये विंग्स है, किससे बनते हैं, ये पीवीसी से बनते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनते हैं। ये पॉलीविनाइल क्लोराइड मटेरियल से बनते हैं, मतलब एक बार इसको यूज करेंगे फिर डिस्कार्ड करेंगे, फिर दूसरे पेशेंट के लिए फिर दूसरा यूज करेंगे। यानी कि ये क्या है, डिस्पोजेबल है। ये क्या है, डिस्पोजेबल है, क्योंकि आपको मैंने बताया था ना जो पीवीसी से बनते वो डिस्पोजेबल ही होते हैं। साइज मार्किंग है यहाँ पे mm में दिया हुआ रहता है, साइज यहाँ पे साइज बताया हुआ रहता है, ठीक है। साइज जो mm में रहेगा, मैंने आपको क्या बताया, जो साइज का नंबर है, जो इस पे नंबर लिखा रहेगा mm में, वो एक्चुअली में इसके डायमीटर को डिनोट करता है। तो प्लास्टिक वाले में अपोजिट साइड्स में 2 ओपनिंग भी है, 2 ट्रायंगुलर ओपनिंग इन अपोजिट साइड, लेस ट्रोमेटिक, ज़्यादा ट्रोमा नहीं देंगे, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो दैट इज कॉल्ड अ कार्बन कैनुला होते हैं, और इसका ये प्लास्टिक वाला मैंने डील करा। एक बार साइड हो जाता हूं, आप देख लो इसको, आगे बढ़ते हैं। यहां पे देख सकते हैं ये हमारा क्या है, कार्बन सक्शनिंग, पूरा नाम इसका क्या है, कार्बन सक्शनिंग कैनुला स्टेनलेस स्टील वाले, ठीक है। एक इंड यहां दिख रहा है आपको ऐसे कर्व्ड, ऐसा 2 अपोजिट में होते हैं, ऐसे 2 ओपनिंग होते हैं ट्रायंगुलर, ठीक है। यहां पे सबके साइज mm में लिखा हुआ रहता है और सबके ये कलर कोड होते हैं, कलर कोड से हम साइज का भी पता करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास जो फिगर है इसका नाम क्या है, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन MVA सिरिंज। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है वो है MVA सिरिंज, और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा, वो क्या पढ़ा, कार्बन कैनुला के बारे में पढ़ा। तो एक्चुअली में कार्बन कैनुला जो है वो इसमें एडजस्ट किया जाता है, देखो इसमें, यानी ये जो हमारा सिरिंज दिख रहा है ना, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन सिरिंज, इस सिरिंज में हम किसको एडजस्ट करते हैं, कार्बन कैनुला को। कैसे, अभी समझिए, पहले इस फिगर को देखिए। ये जो आपको फिगर दिख रहा है ये क्या है, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन सिरिंज है। आप ये वाला जो देख रहे हो ना, ये पोर्शन, एक मिनट, ये पोर्शन जो देख रहे हो, ये वाला, ये पोर्शन क्या है,
प्लंगर हैंडल, इसको क्या बोलते हैं? प्लंगर हैंडल। ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है यहाँ तक, ये हमारा प्लंगर आर्म। समझ में आया? ये हमारा पीछे वाला जो स्ट्रक्चर है जिसको हम फिंगर से पकड़ के इसको पीछे की ओर खींचेंगे, दैट इज कॉल्ड अ प्लंगर हैंडल। ये बीच में जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड अ प्लंगर आर्म। यहाँ पे साइड में रोकने के लिए व्हाइट वाला देखो ये स्ट्रक्चर ये दिख रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे बैरल सिलेंडर। क्या बोलते हैं इसको? बैरल सिलेंडर। और इस बैरल सिलेंडर के पास देखो ऐसे हुक लाइक स्ट्रक्चर ये, इसको हम लोग बोलते हैं प्लंगर स्टॉपर। क्या बोलते हैं इसको? प्लंगर स्टॉपर। और यहाँ पे ये देख सकते हो कार्मेन सक्शनिंग कैनुला दिख रहा है, जो कि मैंने बताया इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग टॉप वाल्व। तो यहाँ पे जो आपको फिगर मैंने दिखाया ये मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन के बारे में, ठीक है? ये देख सकते हो ये यूनि वॉल्व वाले भी होते हैं और वाई वॉल्व वाले भी होते हैं। मतलब कि यहाँ देखो यहाँ एक वॉल्व, एक यहाँ पे वॉल्व, इधर देखो सिर्फ एक ही वॉल्व दिख रहा है। तो ये सिंगल वॉल्व वाले, ये डबल वॉल्व वाले, दो वाल्व वाले होंगे तो बाई वॉल्व, सिंगल वाल्व वाले होंगे तो यूनि वॉल्व। तो ये मैंने स्ट्रक्चर जो आपको बताया वो है मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन के बारे में। इस तरीके से सिरिंज होता है। हम क्या करते हैं जब इसको पकड़ के पीछे की तरफ खींचते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। इस सिरिंज में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और इससे जो अटैच होता है ना कार्बन सक्शनिंग, उसमें भी वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। और जैसे वैक्यूम क्रिएट होगा तो याद करो कार्बन सक्शनिंग कैनुला के पास दो ओपनिंग थे, ट्रायंगुलर ओपनिंग। यूट्रस के अंदर जो भी कंटेंट होगा वैक्यूम तो अंदर क्रिएट होगा, तो वैक्यूम क्या करेगा, सक कर लेगा। यूट्रस के अंदर जो भी कंटेंट होगा वो कैनुला सक करके और सिरिंज में आ जाएगा बाहर की ओर। क्या बात में समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइड हो जाता हूं, पहले फिगर देखो, आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे दिखा है, ये क्या लिखा है, ये बाई वॉल्व है, एक इधर वॉल्व है एक इधर वॉल्व है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाई वॉल्व। ठीक है, वॉल्व बटन लॉक या फिर यूनिलॉक, ये बाई वॉल्व है, ये आप टॉप वॉल्व हो गया, ये प्लंगर ओ रिंग हो गया, यहाँ पे देख सकते हो ये वाला, ये प्लंगर स्टॉपर है ये वाला, ये इसको बोल रहे हैं। ये रिटेनिंग क्लिप है, ये हमारा बैरल सिलेंडर है, ये वाला प्लंगर आर्म है और ये वाला प्लंगर हैंडल है। अभी मैंने फिगर में पीछे वाला में दिखाया था। क्या करते हैं, यूज्ड इन रूरल सेटिंग, मतलब जब गांव वाले क्षेत्र में जाओगे ना तो उसमें हम ये सिरिंज को आसानी से यूज कर सकते हैं। क्योंकि ज़रा सोचो कि किसी फीमेल को अगर एमटीपी कराना हो या फिर सक्शनिंग कराना हो या फिर एस्पिरेशन करके जो यूट्रस के अंदर जो कंटेंट है, जो मिसकैरेज वाला प्रेगनेंसी है, जो एबनॉर्मल प्रेगनेंसीज है, उसको हम अगर बाहर निकालना चाहते हैं तो बहुत बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट तो नहीं ले आ सकते ना गाँव में। तो हम क्या करेंगे, ये सिरिंज हम अफोर्डेबल तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इजीली ट्रांसपोर्टेबल है, हम अपने साथ ले आ सकते हैं और रूरल में एरियाज में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इट इज़ अ अल्टरनेटिव टू इलेक्ट्रॉनिक सक्शनिंग इवैक्यूएशन। सब जगह इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो नहीं ले आ सकते ना, सब जगह इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं ले आ सकते हैं, तो ये क्या है, उसका अल्टरनेटिव है, उसका ऑप्शन है। इट इज़ अ 60 ml सिरिंज। याद रखना ये जो आप पढ़ रहे हो ना, ये क्या है, MVA सिरिंज। ये क्या हमारा MVA सिरिंज। ये कितना ml का होता है, 60 ml का। याद रखना, प्रेशर जनरेटेड, कितना प्रेशर जनरेट होता है, 660 mm ऑफ Hg या फिर 600 mm Hg बेस्ट आंसर है। तो अगर आपसे बोलेगा कि ये सिरिंज जो है कितना प्रेशर जनरेट करा सकती है, तो लगभग 660 से लेके 600 mm Hg तक। वेट अ मिनट, ओके। सो मैं क्या बता रहा था कि ये जो हमारा सिरिंज है वो कैसा है, 60 ml सिरिंज है। प्रेशर कितना होता है उसमें, 660 mm ऑफ Hg से लेके 600 mm ऑफ Hg तक प्रेशर जनरेट हो सकता है MVA सिरिंज में, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन सिरिंज में। अल्टरनेटिव टू इलेक्ट्रॉनिक सक्शनिंग इवैक्यूएशंस कैन बी यूज 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। याद रखना 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी मतलब कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर से पहले हल्का तक हम इसको यूज कर सकते हैं। आई होप सो ये समझ में आया होगा फिगर आप लोग को अच्छे तरीके से। स्क्रीनशॉट ले ले, आगे बढ़ते हैं। वाइवा क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं वो सुनिए। क्वेश्चन, हाउ डू यू नो इवैक्यूएशन इज कंप्लीटेड।
आप कैसे ये पता करोगे कि आप जो इवैक्यूएशन और सक्शनिंग कर रहे थे वो प्रॉपर तरीके से हुआ है? तो सुनिए, नो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन कमिंग आउट, अब कोई भी कंसेप्शन वाला प्रोडक्ट बाहर की ओर नहीं निकल रहा है, इससे कंफर्म हो सकता है। दूसरा, ग्रेटिंग सेंसेशन। तीसरा, यूट्रस अपियर टू कॉन्ट्रैक्ट ओवर द कैनुला, जैसे ही कैनुला को इंसर्ट करोगे अंदर में तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होते हुए बिल्कुल अच्छे तरीके से फील होगा। तो इस तीनों प्रोसीजर से लिखा है ना, थ्रू दिस थ्री यू कम टू नो दैट सक्शनिंग इवैक्यूएशन इज कंप्लीटेड। तो सक्शनिंग इवैक्यूएशन कंप्लीटेड हुआ या नहीं हुआ है, हम इन तीनों प्रोसीजर से पता कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है कि हाउ टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन सिरिंज। देखो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा वो दैट इज कॉल्ड MVA सिरिंज था, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन सिरिंज। एक सिरिंज होता है मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन सिरिंज, मतलब जिस फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आते हैं ना उसको रेगुलेट कराने के लिए सिरिंज होते हैं। दोनों को देखोगे ना तो थोड़ा सिमिलर दिखेगा, बट थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स में डिससिमिलरिटीज है जो मैं अभी थोड़े बताऊंगा अभी मैं भी, ठीक है। तो अब क्या देखेंगे हम लोग, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन सिरिंज वर्सेज मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन सिरिंज के बारे में देखेंगे। मैं एक बार इसको पहले हटा देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे की ओर बढ़ूंगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, आगे बढ़ते हैं। यहां पे जो आपको फिगर दिख रहा है ना, ये हमारा क्या है, मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन सिरिंज। ये जो सिरिंज दिख रहा है आपको, वो जो हमारा सिरिंज था, कौन सा सिरिंज, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन सिरिंज। इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो सर ये 60 ml वाले होते हैं सिरिंज। पहला, इसमें प्रेशर कितना था, तो 600 mmHg से लेके 660 mmHg तक प्रेशर था जनरेट हो रहा था इसमें। लेकिन देखो क्या है, ये 50 ml सिरिंज होते हैं। सबसे पहली बात, ये कितने ml के सिरिंज होते हैं, 50 ml वाले सिरिंज होते हैं। कौन, मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन सिरिंज। दूसरा, मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन इज डन अंटिल 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी या फिर 6 वीक ऑफ एमेनोरिया। देखिए क्या कह रहे हैं, 6 वीक्स के प्रेगनेंसी हो चुके हैं फीमेल में। अब जाहिर सी बात है फीमेल प्रेग्नेंट है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल तो वैसे भी नहीं होना। आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए अच्छे तरीके से, जो फीमेल प्रेग्नेंट होती है उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो जाते हैं, रुक जाते हैं। तो अगर मान लो 6 वीक तक हो गए हैं और 6 वीक तक फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आए, मतलब 1 महीने से ऊपर, यानी कि आप कह सकते हो 1.5 महीना, 1.5 महीने तक अगर फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आया है तो हम मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन सिरिंज का तब यूज करते हैं। 50 ml का ये सिरिंज होता है। तो क्या लिखा है, मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन इज डन अप टिल 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी या फिर 6 वीक ऑफ एमेनोरिया, या फिर इसी को लिख सकते हैं टिल आफ्टर 2 वीक ऑफ मिस्ड पीरियड। तो ये दोनों में डिफरेंशिएट क्या होता है, जब लेक्चर्स हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे उसमें अच्छे से डिटेल में हम लोग देखेंगे। अभी तक बस आप इतना समझ लीजिए कि इसको कब हम यूज करते हैं। तो मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन इज डन कब किया जाता है, 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बारे में पूरा मैंने डिटेल दिया है यहाँ पे। एक मिनट, हाँ पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। अ मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन, एक मिनट, हाँ, अ मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन सिरिंज इज अ मेडिकल डिवाइस यूज्ड टू परफॉर्म, थोड़ा छोटा हो गया है इसको मिटा देता हूँ, यूज्ड टू परफॉर्म मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन। किसके लिए किया जाता है यूज, मेंस्ट्रुअल को रेगुलेट कराने के लिए। अ प्रोसीजर दैट एम्स टू इंड्यूस मेंस्ट्रुएशन टू इंश्योर द नॉन प्रेग्नेंट स्टेट ऑफ अ वुमेन और टू मैनेज अर्ली प्रेगनेंसी। तो जाहिर सी बात है जिस भी फीमेल में अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल इंड्यूस कराने में सक्सेसफुल हो गए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है। अरे जिस फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल कराने में सक्सेसफुल हो गए
तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो प्रेग्नेंट है लेडी? वो प्रेग्नेंट नहीं है, इसका ये साइन हो जाएगा। तो जिस किसी भी फीमेल में हम ये इंश्योर कर देते हैं, उसके लिए हम यूज क्या करते हैं हम लोग? मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन सिरिंज, ठीक है। दिस प्रोसीजर इज ऑफन डन इन सेटिंग वेयर एबॉर्शन लॉज आर रेस्ट्रिक्टिव और वेयर अर्ली प्रेगनेंसी टर्मिनेशन इज नीडेड। देखो क्या है, ऐसे फीमेल में जिसमें हमको अर्ली प्रेगनेंसी जो है उसको टर्मिनेट करना है, हम चाहते नहीं कि उस बच्चे को रखें, ठीक है। और जाहिर सी बात है जब बच्चा माँ के गर्भ में है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल तो नहीं प्रोड्यूस करेगी। तो ऐसी फीमेल तुरंत डिसाइड करती है कि मुझे ये बच्चे को नहीं रखना है क्योंकि ये एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है, ये मतलब कि मैं अनवांटेड प्रेगनेंसी है, मैं नहीं चाहती इसको। तो उस दौरान क्या करते हैं हम? एमटीपी का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये मेडिकल लीगल प्रोसीजर है ना। कई सारे हॉस्पिटल में एमटीपी नहीं कराने के लिए अलाउ करते हैं। तो हम क्या करते हैं जनरली उस केस में जो स्टार्टिंग है प्रेगनेंसी, उस केस में हम मेंस्ट्रुअल क्या था, रेगुलेशन सिरिंज का यूज़ करके जो भी कंटेंट है यूट्रस के अंदर थोड़ा बहुत, क्योंकि स्टार्टअप है ना, उसको हम बाहर निकाल देंगे। और एज यू नो कि जैसी यूट्रस के अंदर से जो भी सब्सटेंसेज है या जो भी प्रोडक्ट है या जो भी कंसेप्शन रेस्ट है वो अगर बाहर निकल गया तो ऑब्वियस सी बात है फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होने की संभावना बढ़ जाएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल होने लग जाएगी। तो वैसे केस में जो एज सुन एज पॉसिबल ये डिसाइड कर लेती है कि मुझे प्रेगनेंसी को आगे नहीं प्रोसीड करना है, मुझे इसको आगे की ओर नहीं लेके जाना है, स्टार्टअप है 1 से 2 सप्ताह 3 सप्ताह ही हुआ है, एंड नाउ शी इज थिंकिंग दैट कि आई हैव टू नो गो लॉन्गर फॉर दिस साइड। तो उस केस में क्या करेंगे कि उस फीमेल में हम लोग मेंस्ट्रुएशन इवैक्यूएट करवा देंगे, मेंस्ट्रुएशन एक्टिवेट करवा देंगे। तो ये सिरिंज का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, की पॉइंट्स अबाउट मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन सिरिंज। मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन सिरिंज के कुछ की पॉइंट्स है। पहला, डिजाइन के बारे में बात करते हो तो क्या लिखा है? अ सिरिंज इज यूजुअली अ मेंस्ट्रुअल वैक्यूम एस्पिरेटर कंसिस्टिंग ऑफ अ कैनुला। जाहिर सी बात है जैसे कैनुला यूज कर रहे थे किस में था? मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन सिरिंज में। आगे की ओर बोला था ना माउथ पे हम कार्बन कैनुला को लगा रहे थे, तो यहाँ पे भी कैनुला लगाएंगे ही लगाएंगे, ठीक है। अ थिन ट्यूब एंड अ सिरिंज विथ अ प्लंगर, इसके पास भी होगा। दूसरा प्रोसीजर देखो, अ कैनुला इज इंसर्टेड इनटू द यूट्रस थ्रू द सर्विक्स एंड द सिरिंज क्रिएट अ वैक्यूम टू एस्पिरेट सक्शनिंग आउट द यूट्राइन कंटेंट। तो जो यूट्रस के अंदर कंटेंट होगा उसको हम सक्शनिंग करके बाहर की ओर निकाल देंगे। तीसरा, यूजेस के बारे में देखो, इट्स कॉमनली यूज्ड विद इन अ फ्यू वीक आफ्टर अ मिस्ड पीरियड और रेगुलेट मेंस्ट्रुएशन और टर्मिनेट एन अर्ली प्रेगनेंसी। तो जो एबनॉर्मल प्रेगनेंसीज रह गए हैं, जो स्टार्टिंग वीक ऑफ प्रेगनेंसी हुए थे, उसको मैं क्या करूंगा? एस्पिरेट करके बाहर निकाल दूंगा विद द हेल्प ऑफ मेंस्ट्रुअल रेगुलेटरी सिरिंज के थ्रू। और मेंस्ट्रुएशन रेगुलेटरी सिरिंज के ऊपर में भी हम कैनुला को यूज करेंगे, जैसे हम मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन सिरिंज का यूज कर रहे थे ना, इसमें भी वैसे ही करेंगे, ठीक है। ताकि क्या करा सके? ताकि हम इंड्यूस करा सके मेंस्ट्रुअल साइकिल को फीमेल में, ठीक है। आगे, सेफ्टी when performed by trained health care provider in a sterile environment, it is safe and effective procedure। सेफ तरीके से यूज करोगे, स्टेरलाइज तरीके से यूज करोगे तो ये सेफ होगा। नेक्स्ट, एडवांटेजेस क्या है इसका? नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है, इट इज लेस इन्वेजिव, ज़्यादा इन्वेजिव कंपेयर टू सर्जिकल मेथड। सर्जरी करोगे तो भैया पेन तो होगा, ठीक है, इन्वेजिव भी होगा। ये लेस इन्वेजिव प्रोसीजर है। अर्ली इंटरवेंशन कैन बी यूज वेरी अर्ली इन प्रेगनेंसी, बहुत कम समय प्रेगनेंसी जो हुए हैं उसमें हम यूज कर सकते हैं। रिस्क एंड कंसिडरेशन क्या क्या है इसके? इसको मिटा देता हूं ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकें, ठीक है। क्या कह रहा है? रिस्क एंड कंसिडरेशन देखिए आगे। अब फॉरेन बॉडी डाल रहे हैं उसके अंदर में, चाहे हम सिरिंज डाल रहे हो, चाहे हम मेंस्ट्रुएशन इंड्यूस कराने के लिए सिरिंज डाल रहे हो, कार्बन कैनुला डाल रहे हो, तो ये सब फॉरेन बॉडीज़ है ना। तो जब वेजाइना से होते हुए सर्विक्स के अंदर होते हुए यूट्रस के अंदर जाएगा तो फॉरेन बॉडीज़ है, तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा होगा,
infections. There is a risk of infection if the procedure is not performed under sterilized condition. अगर आप स्टेरलाइज करके इसको नहीं यूज करोगे तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन होने की संभावना होगी. नेक्स्ट, इनकम्प्लीट प्रोसीजर. Sometimes not all uterine contents are expelled, necessitating further medical intervention. कभी कभी क्या होता है, इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेंस्ट्रुएशन, सक्शनिंग, एस्पिरेशन के थ्रू जब हम किसी चीज़ को एस्पिरेट करके बाहर निकाल रहे हैं तो कभी कभी यूट्रस से वो सारी कंटेंट बाहर की ओर नहीं निकल पाते. तो जब नहीं निकल पाते तो हम लोग फिर मेडिकली फिर डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, फिर प्रोसीजर जो है वो सारा और भी कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा. क्रैम्पिंग एंड ब्लीडिंग, क्रैम्पिंग और ब्लीडिंग होने की भी संभावना है. तो ये सारे जो हैं आपके रिस्क एंड कंसिडरेशन, ये सब रिस्क हैं कि जब आप यूज कर रहे हो किसका यूज कर रहे हो, आपको मैंने बताया किसका, मेंस्ट्रुअल रेगुलेटिंग सिरिंज का. ये फॉरेन बॉडीज है, बाहर से अंदर की ओर इंसर्ट कर रहे हैं, तो ये सब प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगा. तो यहां पे क्या लिखा है, सो टिल, इंपॉर्टेंट है. So till 12 weeks we were doing suctioning evacuation and we were doing suctioning evacuation with the help of manual vacuum aspiration syringe and menstrual regulating syringe. ठीक है, ये till 12 वीक तक हम यूज करेंगे. 12 वीक का अगर प्रेगनेंसी है या उससे पहले है तब हम इस दोनों इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन सिरिंज एज वेल एज मेंस्ट्रुअल रेगुलेटिंग सिरिंज का. लेकिन अगर किसी का फीमेल का प्रेगनेंसी 12 वीक से ऊपर चला गया है, ठीक है, और वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में इंटर कर गई है, तो क्या लिखा है, आफ्टर 12 वीक्स इफ आई हैव टू डू इवैक्यूएशन देन वी यूज अ, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, हेवुड स्मिथ ओवम फोर्सेप. कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, हेवुड स्मिथ ओवम फोर्सेप. ये इंस्ट्रूमेंट तब यूज करेंगे जब कोई फीमेल का 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से जेस्टेशनल एज से ऊपर चला गया हो, तब हम इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे, हेवुड स्मिथ ओवम फोर्सेप. ये क्यों यूज करते हैं, ताकि हम उसका सक्शनिंग और इवैक्यूएशन करा सकें. जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज हैं, जो मिसकैरेज हैं, उसकी चीजें को यूट्रस से बाहर निकालने के लिए यूज कर सकते हैं. विद द हेल्प ऑफ दिस हम इस लेक्चर्स को यहीं पे समेटते हैं और इस लेक्चर्स को हेवुड स्मिथ ओवम फोर्सेप को लेक्चर नंबर 8 में हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे. आई होप सो लेक्चर नंबर 7 यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कोई भी पार्ट या कोई पॉइंट्स तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं कमेंट को जरूर पढ़ूंगा और जहां पे आपको प्रॉब्लम होगी मैं वहां पे सॉल्यूशन देने की कोशिश जरूर करूंगा. तो विद द हेल्प ऑफ दिस मैं इस लेक्चर्स को यहीं पे कंक्लूड करता हूं. होप सो यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ आया होगा तो इस चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें और आगे की तरफ फॉरवर्ड करें. थैंक यू, और इसी तरीके से प्यार सपोर्ट बनाए रखें. थैंक यू.